फिलॉसफी, ये शब्द सुनते ही दिमाग में ऐसे चित्र आते हैं जिनमें बुद्धिमान लोग ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन असल में फिलॉसफी है क्या? आसान भाषा में कहें तो फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान से प्रेम। ये खुद को और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बुनियादी सच्चाइयों को समझने की खोज है। इसमें बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और तर्क और आलोचनात्मक सोच के जरिए उनके उत्तर खोजे जाते हैं। फिलॉसफी सिर्फ अमूर्त विचारों के बारे में नहीं है, इसका हमारे जीवन जीने के तरीके पर भी व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। यह हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों पर विचार करने की चुनौती देता है। यह हमें नैतिकता, सदाचार और जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, फिलॉसफी आत्मखोज और बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा है। हमारी यात्रा प्राचीन ग्रीस से शुरू होती है, जो पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहां चहल पहल वाले बाजारों और जीवंत बौद्धिक जीवन के बीच फिलॉसफी ने जन्म लिया और फली फूली। पश्चिमी दर्शन की दुनिया का पता लगाने के लिए इस आकर्षक यात्रा पर हमारे साथ चलें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां विज्ञान नहीं था। एक ऐसा समय जब मानवता प्राकृतिक दुनिया को समझाने के लिए मिथकों और किंवदंतियों पर निर्भर थी। प्राचीन ग्रीस में विचारकों के एक समूह ने पारंपरिक कथाओं पर सवाल उठाने का साहस किया। ये पूर्व सुकराती दार्शनिक थे, ऐसे प्रणेता जिन्होंने ध्यान पौराणिक कथाओं से हटाकर तर्क और अवलोकन पर केंद्रित किया। थेल्स ऑफ मिलेटस जैसे विचारक, जिन्हें दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है, ने प्राकृतिक घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की मांग की। उनका मानना था कि जल ब्रह्मांड का मूल तत्व है। उनके छात्र एनाक्सिमेंडर ने एपिरॉन की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जो एक अपरिभाषित असीम आदिम पदार्थ है जो सभी चीजों का मूल है। इन शुरुआती दार्शनिकों ने पश्चिमी दर्शन के विकास की नींव रखी। तर्क और अवलोकन पर उनके जोर ने इतिहास के कुछ महानतम दिमागों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। आइए उनसे अगले भाग में मिलते हैं। पश्चिमी दर्शन पर कोई भी चर्चा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। इस तिकड़ी ने आने वाली सदियों तक पश्चिमी विचारों को आकार दिया। सुकरात पूछताछ की शक्ति में विश्वास करते थे। प्लेटो ने अपने संवादों के माध्यम से अपने गुरु की शिक्षाओं को अमर कर दिया। अरस्तु का दृष्टिकोण अधिक अनुभवजन्य था। इन तीनों दिग्गजों ने पश्चिमी विचारों पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यूरोप में एक नई शक्ति का उदय हुआ, ईसाई धर्म। मध्य युगीन काल विश्वास और तर्क के मेल से चिह्नित था। दार्शनिकों ने ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन और मानवीय समझ के बीच संबंधों से जूझ रहे थे। विचार का प्रमुख स्कूल शास्त्रीयता था, जिसकी विशेषता तर्क पर जोर और शास्त्रीय दर्शन के साथ ईसाई धर्मशास्त्र के समन्वय पर थी। संत एंसलम जैसे विचारकों ने तर्क के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया, प्रसिद्ध रूप से यह तर्क देते हुए कि ईश्वर सबसे बड़ा बोधगम्य प्राणी होने के कारण मन और वास्तविकता दोनों में मौजूद होना चाहिए। इस अवधि में विश्वविद्यालयों का उदय हुआ, शिक्षा के केंद्र जहां धार्मिक और दार्शनिक बहसें फलती फूलती थीं। मध्य युगीन काल, जिसे अक्सर एक अंधकार युग के रूप में माना जाता है, बौद्धिक उथल-पुथल का समय था। दार्शनिकों ने पुनर्जागरण और वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी, जो आगे चलकर होगी। आइए इस युग के दो प्रमुख व्यक्तियों के योगदान के बारे में गहराई से जानें। भाग 5, संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। ईश्वरीय और मानव के बीच सेतु। संत ऑगस्टाइन ने पाप, अनुग्रह और ईश्वर की खोज पर विचार किया। उन्होंने मोक्ष में
ईश्वरीय अनुग्रह की भूमिका पर जोर दिया। थॉमस एक्विनास ने विश्वास और तर्क में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र का संश्लेषण किया। इन विचारकों का प्रभाव आज भी धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में गूंजता है। भाग 6, एक नया सवेरा, पुनर्जागरण और आधुनिक दर्शन का जन्म। पुनर्जागरण, महान सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जन्म का काल, मध्य युग के ईश्वर केंद्रित विश्व दृष्टि से अधिक मानव केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतीक था। इस युग में शास्त्रीय शिक्षा, कला और दर्शन में नए सिरे से रुचि देखी गई। मानवतावाद, मानव क्षमता और उपलब्धि का जश्न मनाने वाला एक आंदोलन प्रमुखता से उभरा। इरास्मस और मोंटेग्ने जैसे विचारकों ने शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी, जिससे शास्त्रीय ग्रंथ अधिक सुलभ हो गए और पूरे यूरोप में बौद्धिक उत्साह फैल गया। मानवीय तर्क और अनुभव पर इस नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने ने वैज्ञानिक क्रांति और आधुनिक दर्शन के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। दुनिया एक नए युग के कगार पर थी, जो पारंपरिक अधिकारियों को चुनौती देगा और ब्रह्मांड और खुद की हमारी समझ को नया आकार देगा। भाग 7, डेस्कार्टिस, कांट और नीत्शे, आधुनिक विचार के स्तंभ। 17वीं शताब्दी में आधुनिक दर्शन का उदय हुआ। रेने डेस्कार्टिस ने निश्चितता की तलाश शुरू की। उनका प्रसिद्ध कथन कॉगिटो एर्गो सम आधारशिला बन गया। इम्मानुएल कांट ने ज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने तर्क किया कि हमारा दिमाग वास्तविकता को आकार देता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने पारंपरिक नैतिकता को चुनौती दी। उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर मर चुका है। इन तीनों ने आधुनिक विचार को आकार दिया। भाग 8, चिरस्थायी विरासत। आज पश्चिमी दर्शन की प्रासंगिकता। अपनी तेज तर्रार दुनिया में दर्शन को हमारे दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक, एक अमूर्त खोज के रूप में खारिज करना आसान है। हालांकि पश्चिमी दर्शन की विरासत हमारे चारों ओर है। इन महान विचारकों के विचार दुनिया, खुद को और ब्रह्मसाइकी कॉस्मोस में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देते रहते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों से लेकर मानवाधिकारों की अवधारणाओं तक पश्चिमी दर्शन का प्रभाव निर्विवाद है। यह हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारे राजनीतिक प्रवचन और हमारे नैतिक ढांचों को सूचित करता है। डिजिटल युग में भी इन दार्शनिकों द्वारा उठाए गए प्रश्न प्रासंगिक बने हुए हैं। ज्ञान की खोज, सत्य की खोज और आलोचनात्मक सोच का महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, पश्चिमी दर्शन का ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकता है। पश्चिमी दर्शन। भाग 9, आलोचनात्मक सोच की शक्ति। पश्चिमी दर्शन के सबसे मूल्यवान उपहारों में से एक आलोचनात्मक सोच पर जोर है। दर्शन हमें मान्यताओं पर सवाल उठाने, तर्कों का विश्लेषण करने और खुद के लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें असत्य से सत्य को समझने, पूर्वाग्रहों की पहचान करने और अपनी राय बनाने के लिए उपकरणों से लैस करता है। सूचना अधिभार के युग में आलोचनात्मक सोच पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम पर समाचारों, विचारों और विज्ञापनों की बमबारी होती है। ये सभी हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए होड़ करते हैं। दर्शन हमें सूचना के समझदार उपभोक्ता बनना, स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और अपने स्वयं के निर्णय लेना सिखाता है। आलोचनात्मक सोच न केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए भी आवश्यक है।
ये हमें सूचित निर्णय लेने, सार्थक बातचीत में शामिल होने और अधिक पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। भाग 10। निष्कर्ष। दर्शन शास्त्र। लेने लायक एक यात्रा। पश्चिमी दर्शन के माध्यम से हमारी यात्रा, हालांकि संक्षिप्त है, हमें सदियों के विचारों के माध्यम से प्राचीन यूनानियों से लेकर आधुनिक युग तक ले गई है। हम इतिहास के कुछ महानतम दिमागों से रूबरू हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक अस्तित्व, ज्ञान और नैतिकता के बारे में मूलभूत सवालों से जूझ रहा है। दर्शन एक गूढ़ खोज होने से कोसों दूर आत्मखोज और बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा है। यह हमें गहराई से सोचने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और सच्चाई की तलाश करने की चुनौती देता है। इन महान विचारकों का ज्ञान एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम कर सकता है, जो हमारे मार्ग को रोशन करता है और हमारे जीवन को समृद्ध करता है। तो दर्शन की शक्ति को अपनाएं, प्रश्न पूछें, मान्यताओं को चुनौती दें और बौद्धिक खोज की अपनी यात्रा शुरू करें। उस की दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, आश्चर्य, चुनौतियों और गहन अंतर्दृष्टि के वादे से भरी हुई।